हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल योर स्टडी गाइड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम लोग एसएससी जीडी के प्रीवियस ईयर के जीके जीएस के क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करने से आप लोगों को क्वेश्चन का लेवल पता चलेगा कि क्वेश्चन किस लेवल से पूछे जाते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और आप लोगों को बता दें कि मैंने इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी अपने द्वारा नहीं बनाया है। ये सारे के सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए क्वेश्चन हैं। तो चलिए अब हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और इसे ना कि हम लोग सॉल्व करेंगे बस, बल्कि इससे रिलेटेड जितने क्वेश्चन बन सकते हैं उसको भी हम लोग इसमें देखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय स्तर की क्रिकेट चैंपियनशिप रणजी ट्रॉफी डाट में शुरू हुई थी। तो देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन ये ध्यान रखिए जो कि कई बार पूछा गया है कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे कि रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। वहाँ पर ऑप्शन दे दिया जाएगा फुटबॉल, हॉकी, कबड्डी, क्रिकेट। तो राइट आंसर क्या होगा? क्रिकेट। रणजी ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी डाट में शुरू हुई थी। तो रणजी ट्रॉफी शुरू हुई थी 1934-35। राइट आंसर ऑप्शन 2 है 1934-35 में। तो यहाँ से आप लोग दो क्वेश्चन याद करेंगे कि रणजी ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो क्रिकेट से संबंधित है। और रणजी ट्रॉफी की शुरुआत कब हुई थी? तो 1934 और 35। चलिए अब हम लोग देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या है? और सेकंड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, क्योंकि आया हुआ सारा क्वेश्चन है तो सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, लेकिन दोबारा पूछे जा सकते हैं, इसलिए कह रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। 2013 में राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था। ये पूछा जा रहा है कि भारत के कितने % आबादी को खाद्यान्न प्रदान करता है। तो कितने % आबादी को खाद्यान्न प्रदान करता है? 75% इसका राइट आंसर होगा। जो 2013 में राष्ट्रीय खाद्य और सुरक्षा अधिनियम बनाया गया था, वो भारत की कितने % आबादी को खाद्यान्न प्रदान करता है? तो 75%। इसका राइट आंसर है ऑप्शन 3। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन हम लोगों का है राधा श्रीधर ने 2018 में डाट में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। अब देखिए, यहाँ से आप लोगों को 3-4 क्वेश्चन बताते हैं जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है। सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में कितने क्लासिकल डांस है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे कितने क्लासिकल डांस है? 8 हैं। कितने हैं? 8 हैं। यहाँ पर 4 दिए गए हैं। 4 का नाम तो आप लोग यहाँ से याद कर लीजिए, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम। और 4 क्लासिकल डांस और हैं। कौन कौन से हैं? मोहिनी अट्टम और कथकली। मोहिनी अट्टम और कथकली। और एक आप लोगों को ध्यान रखना है सत्रिया, और एक ध्यान रखना है कुचिपुड़ी। कितने हो गए? 8। 4 यहाँ दिए गए हैं, ओडिसी, मणिपुरी, कथक और भरतनाट्यम। 4 और ध्यान रखने आप लोगों को कौन कौन से? मोहिनी अट्टम, कथकली, सत्रिया और कुचिपुड़ी। अब यहाँ पर आते हैं अपने क्वेश्चन पर। क्वेश्चन क्या यहाँ पूछ रहा है? राधा श्रीधर ने 2018 में एक डाट में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। तो भरतनाट्यम में। ये भी ध्यान रखिए कि भरतनाट्यम क्लासिकल डांस किस राज्य का है? तो तमिलनाडु का है। कहाँ का है? तमिलनाडु का। कई बार तो ये भी पूछा जाता है कौन सा क्लासिकल डांस किस राज्य से संबंधित है। तो ओडिसी से संबंधित है, मणिपुरी से, कथक उत्तर प्रदेश से, भरतनाट्यम तमिलनाडु से, कथकली मोहिनीअट्टम केरल से संबंधित है, सत्रिया असम से संबंधित है और कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश से। नहीं समझ में आया होगा तो एक बार वीडियो को दोबारा देखिएगा, आप लोग समझ में आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। और क्वेश्चन नंबर 4 क्या है ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है किसने भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली है। पूछा उस समय का, क्योंकि 2023 का क्वेश्चन है ये, तो पूछा जा रहा है ली है। अब आप लोगों को पता होगा कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश बन चुके हैं। कौन बने हैं? तो श्री संजीव खन्ना जी। कौन बने हैं? श्री संजीव खन्ना। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है, पहले आप लोग ये देखिए, भारत के 50वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे? तो DY चंद्रचूड़ जी। कौन? धनंजय यशवंत चंद्रचूड़। ऑप्शन 3 राइट आंसर था। लेकिन इस बार पूछा जाएगा कि भारत के 91 मुख्य न्यायाधीश कौन है। तो कौन है? श्री संजीव खन्ना। कौन? श्री संजीव खन्ना। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन देखिए, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार डाट को दिया जाता है। तो किसे दिया जाता है? ये टीम के कोच को दिया जाता है। किसे? टीम के कोच को दिया जाता है। यहाँ पर देखिए ऑप्शन क्या दिया है? टीम के अध्यक्ष, टीम के कप्तान, टीम के सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी को। तो नहीं, द्रोणाचार्य खेल पुरस्कार किसे दिया जाता है? तो किसे दिया जाता है? टीम के
कोच को। राइट आंसर ऑप्शन 4 है इसका। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी प्रभारी या कार्यरत कोई भी व्यक्ति जो बच्चे को शारीरिक दंड देता है वह डांट के अंतर्गत उत्तरदायी होगा। तो देखिए, किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत शिशु देखभाल संस्थान का कोई भी व्यक्ति है जो उसमें कार्यरत है और यदि वो बच्चे को दंड देगा तो किशोर न्याय अधिनियम के अंतर्गत आएगा। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 7 क्या है, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो नगर पालिकाओं से संबंधित कोई भी स्टेटमेंट दिया हो या नगर पालिकाओं से संबंधित कुछ भी हो तो वो किस अनुसूची के अंतर्गत आएगा। तो अनुसूची 12। किस अनुसूची के? अनुसूची 12। और सेकंड ऑप्शन तो आप लोगों को देखकर ही काट देना चाहिए, क्योंकि आप लोगों को पता होगा कि भारतीय संविधान में कितनी अनुसूची हैं। तो केवल 12 अनुसूची हैं। मूल संविधान में तो 8 अनुसूची थी, लेकिन बाद में 4 अनुसूची और जोड़ी गई। वर्तमान में भारतीय संविधान में टोटल कितनी अनुसूची हैं? 12 अनुसूचियां हैं। तो ऑप्शन सेकंड आप लोगों को वैसे भी काट देना चाहिए। राइट आंसर यानी कि नगर पालिकाओं से संबंधित कौन सी अनुसूची है? अनुसूची 12 है। आगे हम लोग देखते हैं, ये 7 नंबर क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से देख लेते हैं। और देखिए, नगर पालिकाओं की शक्तियां, प्राधिकार और उत्तरदायित्व किस अनुसूची के अंतर्गत आते हैं। तो अनुसूची 12 राइट आंसर। आप लोगों को बता देते हैं सारी अनुसूचियां और आप लोग इसे नोट भी कर लीजिए क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अनुसूची 1 भारत के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से संबंधित है। अनुसूची 1। अनुसूची 2 वेतन एवं भत्ते से संबंधित है। अनुसूची 3 शपथ से संबंधित है। अनुसूची 4 राज्यों में कितनी सीटें होंगी उससे संबंधित है। अनुसूची 5 तो अनुसूचित जाति एवं जनजातियों से संबंधित है। अनुसूची 6 जनजातियों से संबंधित है। अनुसूची 7 सूचियों से संबंधित है, यानी कि संघ सूची, राष्ट्र सूची और समवर्ती सूची, ये 3 होती है, आप लोगों को पता होगा। अनुसूची 8 की बात करें तो भारत की भाषाओं से संबंधित है। आप लोगों को पता होगा पहले 14 भाषाएं थी, बाद में और भाषाएं जोड़ी गई तो वर्तमान में 22 भाषाएं हो गई। ये 8 अनुसूची मूल संविधान में थी। 4 अनुसूची और हैं जो कि बाद में जोड़ी गई। कौन कौन सी है उसे भी हम लोग देख लेते हैं। अनुसूची 9। अनुसूची 9 किससे संबंधित है? तो भूमि सुधार से संबंधित है। पहला ही संविधान संशोधन हुआ, उसमें 9वीं अनुसूची जोड़ी गई, भूमि सुधार से संबंधित। अनुसूची 10 दल बदल से संबंधित है। अनुसूची 11 पंचायत से संबंधित है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बार पूछा जाता है। अनुसूची 12 नगर पालिकाओं से संबंधित है, जो कि इसमें पूछा गया था। तो राइट आंसर अब हम लोगों का ऑप्शन 4 है। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं और आई होप आप लोगों को ये अनुसूची समझ में आ गई होगी। नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। पश्चिमी समशीतोष्ण चक्रवातों के कारण सर्दियों के महीने में डाट की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। तो वर्षण इसका राइट आंसर हो जाएगा। राइट आंसर इसका क्या हो जाएगा? वर्षण। तो वर्षण की उपलब्धता रबी फसलों की सफलता में मदद करती है। और इस बार एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत की मुख्य फसलें इनमें से कौन सी नहीं है। ऑप्शन दिया गया था रबी, एक ऑप्शन था खरीफ और एक ऑप्शन था जायद। क्या था? एक था जायद और एक ऑप्शन किसी दूसरे देश से संबंधित था। तो आप लोगों को मैं यहाँ पर जो बता रही हूँ, आप लोगों को ध्यान क्या रखना है कि भारत की मुख्य फसलें कौन सी हैं? रबी की हैं, खरीफ की हैं और जायद की। रबी जिसमें गेहूं का उत्पादन होता है, खरीफ जिसमें चावल, और जायद आप लोगों को पता होगा खरबूजा तरबूजे का उत्पादन इसमें किया जाता है। तो ध्यान क्या रखना है, भारत की मुख्य फसलें कौन कौन सी हैं? 3 है, रबी, खरीफ और जायद। एमटीएस में क्वेश्चन पूछा गया था इस बार आप लोगों के एसएससी जीडी में भी पूछा जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है? निम्न में से कौन सा अपघटन का दूसरा चरण है? तो अपघटन का दूसरा चरण आप लोगों को वैसे भी याद रखना चाहिए, कौन सा है? निच्छालन है। राइट आंसर इसमें हम लोगों का ऑप्शन 3 हो जाएगा। अपघटन का दूसरा चरण क्या है? निच्छालन। और क्वेश्चन नंबर 10 क्या है? देखिए, कौन सा भारतीय संगठन देश में गरीबी पर डेटा एकत्र करने के लिए जिम्मेदार है? तो भारत में गरीबी का जो डेटा एकत्रित करता है वो है राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। और यहाँ पर नीति आयोग दिख रहा होगा आप लोगों को। बहुत बार पूछा जाता है कि नीति आयोग की स्थापना कब हुई थी? तो 1 जनवरी 2015। 1 जनवरी 2015। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारत में गरीबी पर डेटा राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन एकत्रित करता है। और क्वेश्चन नंबर 11 अब हम लोग देखेंगे। सितंबर 1948 में भारतीय सेना ने अपने हस्तक्षेप द्वारा किस रियासत पर अधिकार स्थापित कर लिया था?
तो सितंबर 1948 पर भारतीय सेना ने हैदराबाद पर अपना हस्तक्षेप स्थापित किया था। और कई बार आप लोगों ने क्वेश्चन देखा होगा कि भारत में किसे लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है, तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को जाना जाता है। क्यों? आप लोगों को पता होगा कि भारत में देश आज़ाद होने के बाद कई रियासतें थी, उनको भारत में सम्मिलित करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान किसने दिया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी ने। तो इसलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष कहा जाता है। तो भारत में कई रियासतें मिलाने में महत्वपूर्ण योगदान किसका था? सरदार वल्लभ भाई पटेल और वीपी मेनन जी का। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? निम्नलिखित में से किस मौर्य राजा ने धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय बनाया? तो धम्म की अवधारणा को लोकप्रिय सम्राट अशोक ने बनाया था। और इस बार एमटीएस में क्वेश्चन क्या पूछा गया था 2024 में कि मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त मौर्य ने। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 क्या है? क्वेश्चन नंबर 13 है, एक उपकरण जो परपथ में धारा की उपस्थिति का पता लगा सकता है उसे डाट के रूप में जाना जाता है। तो परपथ में धारा का पता एमीटर लगाता है। कौन लगाता है? एमीटर। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? किसी पर्वत की प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि के क्षेत्र को क्या कहते हैं? किसी पर्वत की प्रतिपवन दिशा में स्थित शुष्क भूमि को वर्षावंचित क्षेत्र कहते हैं। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या? ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है? क्वेश्चन नंबर 15 है, मई 2022 में किस राजनीतिक नेता ने पार्टी नेतृत्व के साथ मतभेदों के चलते भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को छोड़ दिया? तो किसने छोड़ दिया था? कपिल सिब्बल ने। मई 2022 में कपिल सिब्बल जी ने कांग्रेस पार्टी को छोड़ दिया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है? 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन डाट की अध्यक्षता में हुई थी। तो आप लोगों को पता होगा कि इस समय प्रधानमंत्री हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी थे। तो जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जा रहा है इसका आंसर क्या होगा? जवाहरलाल नेहरू। 15 मार्च 1950 को योजना आयोग का गठन पंडित जवाहरलाल नेहरू जी की अध्यक्षता में किया गया था। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, क्वेश्चन नंबर 17 है, मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से डाट के प्रति उत्तरदायी होती है। तो आप लोगों को पता होगा कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लेकिन यहीं पर क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि व्यक्तिगत रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो व्यक्तिगत रूप से जब पूछे तो हमारे प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति के प्रति उत्तरदायी होती है। यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं, आप लोग ध्यान रखिएगा। सामूहिक रूप से पूछे तो लोकसभा और व्यक्तिगत रूप से पूछे तो लोकसभा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है? ऐसी सरकारी वस्तुएं और सेवाएं जो सीधे उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती, उदाहरण के लिए रक्षा सामान, सड़कें, निम्न में से किसके अंतर्गत वर्गीकृत की जाती हैं? तो जो डायरेक्ट उपभोक्ताओं को नहीं बेची जाती है वो सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत आती हैं। इसके सार्वजनिक वस्तुओं के अंतर्गत। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? देखिए, स्ट्रेटेजी के से क्वेश्चन है, असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? असम में कितने प्रकार के बिहू उत्सव मनाए जाते हैं? तो राइट आंसर ऑप्शन ए है 3। कौन कौन से 3 हैं? तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि रोंगाली बिहू, कटी बिहू और माघ बिहू। कौन कौन से? रोंगाली बिहू, माघ बिहू और कटी बिहू। ये तीन असम में बिहू उत्सव मनाए जाते हैं। कई बार तो ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाएगा कि बिहू उत्सव किस राज्य से संबंधित है? तो असम से संबंधित है। और ये कितने प्रकार की होती हैं? तो 3, माघ बिहू, कटी बिहू और रोंगाली बिहू। क्वेश्चन लास्ट, क्वेश्चन नंबर हम लोगों का 20 क्या है? देखिए, स्टैटिक जीके से ही क्वेश्चन है कि कालजयी कृति हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? हस्तलक्षण दीपिका किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो कथकली। राइट आंसर ऑप्शन 4। मैंने आप लोगों को अभी बताया था ऊपर कि भारत में 8 क्लासिकल डांस हैं, जिसमें से 4 वहाँ पर दिए गए थे। और देखिए यहाँ कथकली, कुचिपुड़ी और सत्रिय आप लोगों को यहाँ पर नए दिख रहे हैं। तो 8 क्लासिकल डांस है और जो हम लोगों के क्वेश्चन का आंसर हो ऑप्शन 4 है कथकली। हस्तलक्षण दीपिका किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, यानी किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? तो कथकली। क्वेश्चन क्या है? देखिए, 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़े और भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करने के लिए एक संयुक्त प्रस्ताव का मसौदा तैयार किया। यह किस नाम से
या किस योजना के नाम से प्रसिद्ध है, पूछा जा रहा है। तो 1944 में विभिन्न उद्योगपति एक साथ जुड़कर जो भारत में एक नियोजित अर्थव्यवस्था स्थापित करना चाहते थे, उन्होंने जो मसौदा तैयार किया उसे किस नाम से जाना जाता है, तो बॉम्बे योजना के नाम से जाना जाता है। किस योजना के नाम से? बॉम्बे योजना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फिर से पूछा जा सकता है, ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन देखिए सेकंड, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर, क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर कौन सी गैस मुक्त होती है? प्राकृतिक गैस के ज्वलन पर CO2 गैस मुक्त होती है। कौन सी गैस? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड। अभी आप लोगों को पता होगा कि 2024 यानी कि इसमें जो क्वेश्चन पूछा गया था, MTS इस बार जो हुआ था, इसमें क्वेश्चन पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है? NaSCO3 है। क्या है? NaSCO3। तो इस बार पूछा जा सकता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। उन्हें सिंपल क्वेश्चन जब पूछना रहता है, आप लोगों को पता है 3-4 क्वेश्चन बहुत ही सिंपल आते हैं, तो ये सिंपल क्वेश्चन ऐसे भी हो जाते हैं, रासायनिक सूत्र से पूछ लिया जाता है। और जो स्टूडेंट सिंपल क्वेश्चन इग्नोर कर जाते हैं वो एग्जाम में फंसते हैं, ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी नहीं कर पाते। तो ध्यान रखिएगा कि कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है? CO2। सोडियम कार्बोनेट का Na2CO3। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग सिंपल क्वेश्चन भी ध्यान रखकर जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, देखिए। क्वेश्चन नंबर 3 है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2020 संस्करण का होस्ट और यानी कि मेजबान और विजेता राज्य कौन है? तो 2020 में जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स हुआ था, उसका होस्ट राज्य की बात करें हम लोग, होस्ट राज्य कौन था? तो होस्ट राज्य था हम लोगों का असम, और विजेता की बात करें तो महाराष्ट्र था। तो खेलो इंडिया यूथ गेम संस्करण का मेजबान राज्य असम और विजेता राज्य महाराष्ट्र। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन है, जानकी प्रसाद का संबंध कथक के किस घराने से है? अब स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है, घराने से क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है, लेकिन जरूरी नहीं है पूछा ही जाए। स्टैटिक जीके इतना बड़ा पोर्शन है, कभी क्लासिकल डांस से क्वेश्चन आ जाता है, कभी फोक डांस से क्वेश्चन आ जाता है, कभी फेस्टिवल से क्वेश्चन आता है, तो कभी पुस्तक से क्वेश्चन आता है, कभी टेम्पल से क्वेश्चन आता है, लेकिन घराने से भी क्वेश्चन आता है। तो ध्यान रखिएगा कि जानकी प्रसाद का संबंध किस घराने से है? बनारस घराना। और इम्पॉर्टेंट देखिए, करीम, आप लोगों को पता होगा किराना घराना, बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि किराना घराना के फाउंडर कौन है? तो करीम खान है। किराना घराना से क्वेश्चन आता है कि पंडित भीमसेन जोशी, वाहिद अली खान, करीम खान, ये लोग किस घराने से संबंधित हैं? तो किराना घराना से। वहीं पर पूछा जाए कि लता मंगेशकर जी किस घराने से संबंधित थी? तो भिंडी घराने। तो ये जो इम्पॉर्टेंट है, आप लोग उसे तो जरूर ही ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 5 क्या है हम लोगों का? क्वेश्चन नंबर 5 बात करें हम लोग तो पूछा जा रहा है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो भारत का सबसे छोटा यूटी कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो लक्षद्वीप है। कौन है? लक्षद्वीप है। अगला क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्वेश्चन नंबर 6 हम लोगों का क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 है कि भारत में कौन सा कार्यक्रम ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है? तो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है वो, जो क्या करता है? रियायती मूल्यों पर खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। क्या करता है? खाद्यान्न और अन्य आवश्यक वस्तुएं प्रदान करता है। वो कौन सा है? पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, सार्वजनिक वितरण प्रणाली। सरकार के संसदीय स्वरूप को डॉट मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है सरकार के संसदीय स्वरूप को। और संसद में कौन कौन से होते हैं आप लोगों को पता होगा? प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा, ये मिलकर बनाते हैं क्या? संसद। और इसको किस नाम से जाना जाता है? वेस्टमिनिस्टर मॉडल के रूप में भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, चुनाव लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए एक साथ आने वाले लोगों के समूह को क्या कहा जाता है? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, राजनीतिक दल। क्या है ये? राजनीतिक दल है। चुनाव में लड़ने और सरकार में सत्ता पर काबिज होने के लिए जो एक साथ लोग आते हैं, उनके समूह को कहा जाता है राजनीतिक दल। क्वेश्चन है, डॉट के अंतर्गत सितंबर 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय द्वारा पेयजल सर्वेक्षण शुरू किया गया है। अमृत 2.0 राइट आंसर इसका क्या है? ऑप्शन ए है। क्या है? ऑप्शन ए राइट आंसर इसका है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं हम लोग। नालंदा, आप देखिए ऐसे सिंपल क्वेश्चन जो बार बार रिपीट होते हैं वही क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में ज़्यादातर।
क्वेश्चन क्या है, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी, पूछा गया है। नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना डाडार द्वारा 5वीं शताब्दी में की गई थी। तो कुमारगुप्त, सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोगों को पता भी होगा। कुमारगुप्त ने किया था किसकी स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की। निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है। 2018 शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, प्योंगचांग। 2014 का शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, सोची। 2022 में शीतकालीन ओलंपिक खेल बीजिंग। 2010 शीतकालीन ओलंपिक खेल कहाँ हुआ था, लंदन। तो ये ऑप्शन हम लोगों का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये ऑप्शन गलत दिया गया है। और इस बार आप लोगों को पता ही होगा कि ओलंपिक कहाँ हुआ था। इस बार ओलंपिक 2024 में ओलंपिक कहाँ हुआ था, पेरिस में हुआ था। और आप लोगों को पता ही होगा कि इसमें पूछा जाएगा कि नीरज चोपड़ा जी ने जेवेलियन थ्रो में कौन सा मेडल जीता था। तो पता होगा आप लोगों को, सिल्वर जीता था। क्या जीता था, सिल्वर। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है। क्वेश्चन नंबर 12 है, खाद्य गाइड पिरामिड के शीर्ष पर क्या आता है। खाद्य गाइड जो पिरामिड होता है उसके शीर्ष पर क्या आता है, वसा और शर्करा, खाद्यान्न, दालें और फलियां, फल और सब्जियां। तो वसा और शर्करा, राइट आंसर क्या हो जाएगा। खाद्य गाइड पिरामिड जो होता है उसके शीर्ष पर क्या होता है, वसा और शर्करा होता है। अब देखिए, साइंस से क्वेश्चन कभी कभी कठिन भी आते हैं, कभी कभी आसान भी आते हैं। जैसे एमटीएस में इस बार क्या पूछा गया था, ज़्यादातर तो विटामिन, आप लोगों को पता होगा विटामिन पूछा जाता है, कोशिका पूछा जाता है, और कभी कभी थोड़ा क्वेश्चन कठिन भी आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है। तो सोना नारायण जी को। अब केलुचरण महापात्र, आप लोगों को पता होगा, कल के वैरायटी सेट में आप लोगों ने देखा था, पूछा गया था ये किस क्लासिकल डांस से संबंधित है। किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो ओडिसी से। और सोना नारायण को दिल्ली सरकार द्वारा परिषद सम्मान प्राप्त हुआ है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 14 हम लोग देखते हैं। हाल ही में प्रकाशित पुस्तक मैडम सर, जो पुस्तक है मैडम सर, पूछा जा रहा है किस महिला आईपीएस अधिकारी की कहानी है ये। तो मैडम सर जो पुस्तक है ये किसकी कहानी है, तो मंजरी जरूहर की। मैडम सर जो पुस्तक है ये किस पर लिखी गई है, किसकी ये कहानी है, किस महिला की, वो महिला आईपीएस में वो कौन है, आईपीएस अधिकारी मंजरी जरूहर। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 क्या है। क्वेश्चन नंबर 15 है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, डाट सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक सामग्री को संसाधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। तो ये संसाधित नहीं है, संशोधित है। डाट सेक्टर में शामिल लोग प्राथमिक माल या प्राथमिक सामग्री को संशोधित करते हैं और उसे तैयार माल में परिवर्तित करते हैं। मैंने कल भी बताया था, ये सेकेंडरी सेक्टर होता है, द्वितीयक क्षेत्र होता है। जो प्राथमिक क्षेत्र में माल तैयार होता है उसे क्या करते हैं, संशोधित करते हैं और उसे तैयार माल के रूप में परिवर्तित कर देते हैं। और शिक्षा मैंने कल ही बताया था, ये टर्सरी सेक्टर में आता है, यानी कि तृतीयक क्षेत्र में। क्वेश्चन अगले देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है, ऋण एक डाट का निर्माण करते हैं क्योंकि उन्हें निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। राइट आंसर इसका होगा देयता। अब आप देखिए, इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, इसके वर्ड ही अजीब लगते हैं। देयता क्या होता है, आप लोगों को पता ही होगा कि हम लोग क्या करते हैं। जैसे मानो हम लोग किसी बैंक में पैसा जमा करते हैं, जैसे मानो हम लोग आरबीआई में पैसा जमा करते हैं, फिर जो पैसा जमा करते हैं हम लोग एक निश्चित समय पर क्या करता है, आरबीआई हम लोगों को ब्याज देता है, उसी को क्या कहा जाता है, देयता। तो क्या कह रहा है यहाँ पर, ऋण एक डाट का निर्माण करता है। तो जो ऋण दिया जाता है वो एक देयता का निर्माण करता है, क्योंकि उन्हें एक निश्चित अवधि में ऋणदाता को वापस करना पड़ता है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि गणगौर महोत्सव देवी यानी कि किस देवी के सम्मान में अधिकांशतः राजस्थान की महिलाओं द्वारा मनाया जाता है। तो देवी पार्वती के रूप में देवी पार्वती के सम्मान में गणगौर उत्सव मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है, तो राजस्थान में, राजस्थान की महिलाओं द्वारा ये मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 18 हम लोगों का क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, नवंबर 2022 तक की स्थिति के अनुसार निम्नलिखित में से कौन लक्षद्वीप भारत के प्रशासक हैं। तो प्रफुल्ल पटेल। राइट आंसर क्या होगा इसका, प्रफुल्ल पटेल, ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 19 है हम लोगों का, एल नीनो
साइंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डाट तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। जियोग्राफी का क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, एल नीनो एक ऐसी घटना है जिसमें हर 2 से 5 साल में डाट तट से, पूछा जा रहा है किस तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है, तो पेरू। राइट आंसर क्या है, पेरू। एल नीनो एक ऐसी घटना है जो 2 या 5 साल में पेरू तट से गुजरने वाली ठंडी धारा के स्थान पर गर्म महासागरीय धारा बहती है। और सबसे लास्ट क्वेश्चन आज हम लोगों का क्या है, हिस्ट्री से क्वेश्चन है 1905। यहाँ पर ध्यान रखिएगा, बंगाल का विभाजन कब हुआ था, 1905 में। पूछा जा रहा है कारण क्या था, मुख्य कारण। 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था। देखिए, उनका तो मुख्य तर्क क्या था कि लोगों में फूट डालकर वहाँ राज करो, फूट डालो राज करो की नीति था उनका। तो मुख्य उद्देश्य यही था कि हम सबको अलग अलग कर दें, लेकिन लोगों के सामने तो उन्हें अच्छा दिखना था। तो उन्होंने कारण क्या बताया था, उन्होंने कारण बताया था कि प्रशासनिक कार्यों में करने में हमको कठिनाई होती है। प्रशासनिक सुविधा जो हम आप लोगों को देखते हैं उसको, उसमें कठिनाई होती है। प्रशासनिक सुविधा के लिए हम बंगाल का विभाजन कर रहे हैं। तो राइट आंसर क्या है, ऑप्शन 3। लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य तो यही था कि लोगों में फूट डालो, लोगों को अलग अलग कर दो, वो मिलकर न रहें, जिससे उन्हें राज करने में, भारत में राज करने में उन्हें कोई दिक्कत ना हो। लेकिन वो लोगों को कारण बताते थे कि प्रशासनिक सुविधा में हमें कठिनाई होती है। तो 1905 में बंगाल के विभाजन के लिए अंग्रेजों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य तर्क प्रस्तुत किया गया था, तो प्रशासनिक सुविधा का। क्वेश्चन पूछा गया है मॉडर्न हिस्ट्री से, और आप लोगों को बता दें कि इसमें एक सिंगल क्वेश्चन भी हम अपने द्वारा नहीं बनाते हैं। सारे के सारे क्वेश्चन 2023 में पूछे गए क्वेश्चन हैं। क्वेश्चन क्या है, पहला क्वेश्चन अब देखिए, असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव की पुष्टि दिसंबर 1920 में डाट यानी कि कहाँ आयोजित भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन में की गई थी। तो पूछा जा रहा है क्वेश्चन कि जो असहयोग आंदोलन गांधी जी ने शुरू किया था, इसका प्रस्ताव भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया था। पहला क्वेश्चन यहाँ से देखिए, जितने क्वेश्चन बनेंगे हम लोग उसे भी देखते चलेंगे। पहला क्वेश्चन ध्यान दीजिए क्या बन सकता है कि आप लोगों को पता होगा कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव गांधी जी ने पहले कलकत्ता अधिवेशन में पेश किया था, जो कि 1920 में ही हुआ था। 1920 में कलकत्ता अधिवेशन हुआ था जिसमें गांधी जी ने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पेश किया था। लेकिन उस समय कांग्रेस, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष लाला लाजपत राय जी थे और उन्होंने इस प्रस्ताव को पास नहीं किया था। लेकिन 1920 में ही अधिवेशन हुआ, नागपुर अधिवेशन, और उस समय अध्यक्ष वीर राघवाचार्य जी थे और उन्होंने असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास कर दिया था। तो यहाँ पर राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा, नागपुर अधिवेशन। असहयोग आंदोलन के प्रस्ताव को पास किसने किया था, वीर राघवाचार्य जी थे। उस समय वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष थे और यह अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो नागपुर में हुआ था। पूछा जाए कि कहाँ पर पारित नहीं किया गया था, तो कलकत्ता अधिवेशन में पारित नहीं किया गया था। अब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस से बेसिक क्वेश्चन जो बन सकते हैं उसे ध्यान रखिए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी, तो 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। कब हुई थी, 28 दिसंबर 1885 में हुई थी। और पूछा जाए कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे, तो ए ह्यूम जी थे। और पूछा जाए पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, उसके अध्यक्ष कौन थे, तो पहला अधिवेशन 1885 में बम्बई में हुआ था और वहाँ पर अध्यक्ष यानी कि पहले अध्यक्ष प्रेमेश चंद्र बनर्जी जी थे और केवल 72 लोगों ने उसमें भाग लिया था। ये सारे क्वेश्चन आप लोगों को याद नहीं हुए होंगे मुझे पता है, लेकिन वीडियो ख़त्म होने के बाद आप लोग एक बार फिर से देखिएगा, 100% याद हो जाएंगे। सेकंड नंबर क्वेश्चन क्या है देखिए, संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है। मैंने कल भी आप लोगों को बताया था, आप लोगों ने कल के प्रैक्टिस सेट में देखा होगा कि पूछा गया था कि प्राकृतिक गैसों के ज्वलन से कौन सी गैस निकलती है या मुक्त होती है। तो मैंने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र मैंने आप लोगों को बताया था CO2। इसी प्रकार मैंने बताया था कि MTS में इस बार पूछा गया था कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो NaSCO3। अब आप लोग देख रहे हैं कि हर पेपर में, कोई भी पेपर हो, उसमें एक क्वेश्चन आता है रासायनिक सूत्र से। अब देखिए यहाँ क्या है, पूछा जा रहा है संगमरमर का रासायनिक सूत्र क्या है, तो संगमरमर का रासायनिक सूत्र होता है CaCO3, यानी कि जिसे कहा जाता है कैल्शियम कार्बोनेट।
क्या कहा जाता है? ये से भी पूछा जा सकता है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो CaCO3। ध्यान रखिएगा, इसी को संगमरमर कहा जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन आप लोग ध्यान देते हुए चलेंगे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का रासायनिक सूत्र, कार्बन डाइऑक्साइड का, सोडियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का, ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं और पूछे जा रहे हैं बार बार। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए क्या है। अरब सागर से आने वाले दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? क्वेश्चन क्या है? अरब सागर से, क्वेश्चन हम लोग एक बार फिर से पढ़ते हैं। क्वेश्चन क्या है देखिए, अरब सागर से आने वाली दक्षिण पश्चिम मानसून पवनों को अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र की ओर प्रवाहित करने में कौन बाधा डालता है? पूर्वी घाट, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वतमाला या महान हिमालय पर्वतमाला? तो राइट आंसर क्या होगा हम लोगों का? पश्चिमी घाट। अरब सागर से जो दक्षिण पश्चिम पवनें आती हैं अवसरण के क्षेत्र की ओर प्रवाहित होने में पश्चिमी घाट उनमें बाधा डालता है। और अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? भारत के 35वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किस वर्ष हुआ था? तो 35वां राष्ट्रीय खेल का आयोजन 2015 में हुआ था, आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 क्या हम लोगों का? साइंस से क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है देखिए, प्लाज्मा झिल्ली के अंदर डाट एक तरल पदार्थ होता है। तो आप लोगों को पता होगा कि प्लाज्मा झिल्ली के अंदर क्या होता है? कोशिका द्रव एक तरल पदार्थ होता है। और विटामिन, आप लोग विटामिन, कोशिका, ये सब अच्छे से पढ़ लीजिएगा क्योंकि इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है कि विटामिन MTS में इस बार पूछा गया था। आप लोगों को पता होगा कि विटामिन ऐसे दिया गया था, एक तरफ विटामिन A, B, C, D और एक तरफ मिलान करने के लिए दिया गया था उसके। जैसे विटामिन A से कौन सा रोग होता है, विटामिन B से, विटामिन C से, विटामिन D से। तो मैं यहाँ बता देती हूँ, आप लोग ध्यान रखिएगा। विटामिन A, B, C और D। विटामिन A से रतौंधी रोग होता है, विटामिन B1 से बेरी रोग होता है, विटामिन C से स्कर्वी रोग होता है और विटामिन D से रिकेट्स रोग होता है। तो विटामिन की खोज किसने की थी? तो आप लोगों को पता होगा, विटामिन की खोज फंक ने की थी। और कब की थी? तो 1911 में की थी। ये सारे क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। साइंस से क्वेश्चन बनता है कि कोशिका की खोज किसने की थी? तो रॉबर्ट हुक ने की थी, आप लोगों को पता होगा। ये सारे क्वेश्चन बेसिक क्वेश्चन हैं जो कि बार बार पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किस नर्तक ने 2004 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता? तो जतिन गोस्वामी जो हैं, इन्होंने जीता था संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2004 में। क्वेश्चन क्या है? विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? ये तो सबको पता होगा कि भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक वाला देश है। भारत में सबसे बड़ा भारत, विश्व में भारत ही ऐसा है जिसमें लोकतंत्र इतना ज़्यादा काम करता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। आप लोगों को पता ही होगा कि USA जैसे देश जो अपने आप को कहते हैं कि मौलिक अधिकारों का जन्मदाता या मेरे यहाँ से शुरू हुए, ऐसे गर्व करते हैं। लेकिन आप लोगों को भी पता होगा कि वहाँ पर महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में मिला। बात कर ले इंग्लैंड में तो वहाँ पर 1928 में मिला। लेकिन भारत जैसे ही आज़ाद हुआ उसी दिन से समानता का व्यवहार करने लगा और सबको, यानी कि महिलाओं को, पुरुषों को, सभी को वोट देने का अधिकार मिला। तो भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र वाला देश है। राइट आंसर क्या हो जाएगा? भारत। विश्व का सबसे बड़ा लोकतंत्र कौन सा है? भारत का है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 हम लोग देखते हैं अब। क्वेश्चन नंबर 8 है, जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? साजन शाह, विवेक बिंद्रा, संदीप माहेश्वरी या राहुल नार्वेकर? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? जुलाई 2022 में महाराष्ट्र राज्य विधानसभा के इतिहास में सबसे कम आयु के स्पीकर कौन बने? तो राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का राहुल नार्वेकर। अगला क्वेश्चन क्या है हम लोगों का? देखिए, आया है किससे? फोक डांस से क्वेश्चन आया है। करगा, इसे करागा कहा जाता है, करगा भी कहा जाता है। करगा डाट के सबसे पुराने त्योहारों में से एक है। यह देवी शक्ति के सम्मान में मनाया जाता है। पूछा जा रहा है कि करगर
करगा जो फोक डांस है या किस राज्य से है? केरल से है, तमिलनाडु से है, आंध्र प्रदेश से है, कर्नाटक से? तो भूत आराधना, करगा, ये सब कहाँ के हैं? कर्नाटक के हैं। कहाँ के हैं? कर्नाटक के। अगला क्वेश्चन देखिए, पंचवर्षीय 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन आया है और पिछले प्रैक्टिस सेट में या उससे पहले वाले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों ने देखा था कि 5वीं पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था, ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोगों को पता होगा कि 5वें 5 ईयर प्लान का मुख्य उद्देश्य था गरीबी का उन्मूलन करना। और मैंने बताया भी था कि गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? इंदिरा गांधी जी ने दिया था, मैंने ये भी बताया था। आज क्वेश्चन क्या है देखिए, आज क्वेश्चन पूछा गया है कि छठी पंचवर्षीय योजना के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर क्या थी? तो 5.2 थी। कितना थी? 5.2। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। छठी पंचवर्षीय योजना का मुख्य उद्देश्य या के अनुसार लक्षित आर्थिक विकास दर 5.2 थी। क्वेश्चन नंबर 11 अब देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 है डाट यानी कि संगठित क्षेत्र में कताई और बुआई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला टेक्सटाइल वैल्यू चैन में कौन विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है? तो समर्थ योजना इसका राइट आंसर है। समर्थ योजना संगठित क्षेत्र में कताई और बुनाई को छोड़कर संपूर्ण वस्त्र मूल्य श्रृंखला में कौशल विकास और प्लेसमेंट उन्मुख प्रशिक्षण प्रदान करने का प्रयोजन रखता है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? समर्थ योजना, यानी कि ये समर्थ योजना के बारे में ही दिया गया है। अगर आप लोगों ने पढ़ा होगा समर्थ योजना पहले से तो आप लोगों को पता होगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। वृद्धि कम होती है, वृद्धि बढ़ती है, विस्तारित होती है या आवर्धित होती है? क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? वृद्धि कम होती है तो यह एक प्रकार का बोझ है। और कल मैंने बताया था एक क्वेश्चन इकोनॉमिक्स से आया था जिसमें राइट आंसर हम लोगों का देता हुआ था कि एक निश्चित अवधि के दौरान जो बैंक ऋण देता है उसी को क्या बोला जाता है? देयता बोला जाता है। वो भी आप लोगों को पता होगा। और आज क्वेश्चन क्या है, यदि सार्वजनिक ऋण से भविष्य में निर्गत में वृद्धि कम हो जाए तो यह एक प्रकार का बोझ होता है। तो राइट आंसर ऑप्शन ए इसका होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से डाट एक खाद्य फसल है। जूट, रबड़, कपास या चावल? तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे तो कोई भी सॉल्व कर लेगा। जूट आप लोगों को पता ही है कि ये कोई खाद्य फसल नहीं है। रबड़, कपास से वस्त्र बनते हैं, आप लोगों को पता ही होगा। जूट से भी धागे, ये सारी चीज़ें बनती है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चावल। चावल एक खाद्य फसल है, सबको पता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, इसका एक आंसर नीचे भी है। क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकती? उपोष्ण, उष्ण, भूमध्य रेखीय जलवायु या ध्रुवीय? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ध्रुवीय जलवायु में आप रबर की फसल नहीं उगा सकते। ऑप्शन 4 राइट आंसर है। और क्वेश्चन नंबर 15 क्या है देखिए आज का, भारत के शास्त्रीय नृत्यों क्लासिकल डांसों में से एक शास्त्रीय नृत्य निम्नलिखित में से किस धर्म की शिक्षाओं को दर्शाता है? हिंदू धर्म को दर्शाता है। मैंने बताया था आप लोगों को पहले या दूसरे प्रैक्टिस सेट में कि भारत में केवल 8 क्लासिकल डांस है, जिसमें मैंने बताया था कि तमिलनाडु का है। और सत्रिया भी मैंने बताया था। सत्रिया कहाँ का है? सत्रिया आसम का है। मैंने बताया था तमिलनाडु का भरतनाट्यम है, ओडिसी का ओडिसी ही है, मणिपुरी का मणिपुरी है, केरल का मैंने बताया था 2 है, मोहिनीअट्टम और कथकली। उसके बाद मैंने बताया था कथक कहाँ का है? तो कथक कहाँ का है? उत्तर प्रदेश का। सत्रिया कहाँ का है? तो सत्रिया यहाँ पर आप लोग देख ही रहे हैं असम का है। ये पूछा जा रहा है कि सत्रिया किस धर्म से संबंधित है? तो सत्रिया हिंदू धर्म से संबंधित है। कहाँ का है? तो असम का क्लासिकल डांस है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है जनगणना 2011 के अनुसार भारत का दूसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे पहला यहाँ पर दूसरा पूछा जा रहा है, पहला सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यूपी है। कौन है? यूपी है। लेकिन दूसरा यहाँ पर पूछा जा रहा है तो महाराष्ट्र का इसका राइट आंसर होगा। और आप लोगों को पता होगा कि
जनसंख्या घनत्व किस राज्य में सबसे अधिक है? तो किस में है? बिहार में है। 1106 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। यूटी की बात कर ले तो सबसे ज़्यादा आप लोगों यूटी या राज्य दोनों मिलाकर पूछ ले जाए तो दिल्ली है, लेकिन राज्य पूछा जाए जनसंख्या घनत्व सबसे ज़्यादा कहाँ है, तो कहाँ है? बिहार में है। 1106 लोग 1 किलोमीटर के अंदर रहते हैं। अगला क्वेश्चन देख लीजिए, क्वेश्चन नंबर 17 क्या है? क्वेश्चन नंबर 17 है, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? देवेंद्र फडणवीस, नारायण राणे, ऋतुजा लटके, चंद्रकांत जाधव। क्वेश्चन क्या है एक बार फिर से हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन है हम लोगों का, नवंबर 2022 में महाराष्ट्र भारत में अंधेरी पूर्व निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा के सदस्य कौन बने हैं? तो कौन बने हैं? ऋतुजा लटके। राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऋतुजा लटके। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 है, साइखोम मीराबाई चानू एक डाट हैं। तो आप लोगों को पता होगा कि मीराबाई चानू जी भारतीय उत्तोलक से संबंधित है, और इस बार पेरिस ओलंपिक में क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय उत्तोलक कौन बनी थी? मीराबाई चानू जी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन 19 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? सातवाहन सम्राट से आया है। कल आप लोगों को पता होगा कि क्वेश्चन क्या पूछा गया था, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना किस शासक ने की थी? तो मैंने बताया था कुमारगुप्त। कल ये क्वेश्चन आया था। आज क्वेश्चन क्या है हिस्ट्री से देखिए, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग कितने वर्ष पूर्व हुई थी? तो 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। कब हुई थी? 2100 वर्ष पूर्व। और आप लोग यहाँ से ईयर से देख रहे हैं कि पूछा गया था, आप लोगों ने अगले प्रैक्टिस सेट या पिछले प्रैक्टिस सेट में देखा था कि बलबन का शासनकाल कितना था, तो 1266 से 1287 मैंने बताया था। तो इस प्रकार अगर आप लोग प्रैक्टिस सेट भी सारे हल कर लेते हैं तो कई सारे क्वेश्चन यहाँ से आप लोगों के क्लियर हो जाएंगे। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ऑप्शन सेकंड, सातवाहन साम्राज्य की स्थापना लगभग 2100 वर्ष पूर्व हुई थी। और आज का लास्ट क्वेश्चन क्या है देख लीजिए। क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रपति बनने के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? मैंने पिछले प्रैक्टिस सेट में आप लोगों को बता दिया है कि राज्यपाल हो या गवर्नर, राज्यपाल हो या प्रेसिडेंट, यानी कि गवर्नर हो या प्रेसिडेंट, दोनों के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है बनने के लिए? 35 ईयर। और प्रधानमंत्री बनने के लिए 25 ईयर होती है। कितना? यदि वो लोकसभा के सदस्य हैं तो, यदि वो राज्यसभा के सदस्य हैं तब कितनी होती है? 30 ईयर। तो ये सारे क्वेश्चन हम लोग ध्यान रखिएगा। आई हो। बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? अब देखिए आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन कठिन लगते हैं या आसान लगते हैं, ये निर्भर करता है कि आप लोगों ने तैयारी किस तरह से की है। आप लोगों के एग्जाम की डेट भी आ गई है, आप लोगों को पता ही होगा। तो ये सारे क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। कठिन लग रहा है तो, आसान लग रहा है तो आप लोगों को तो सॉल्व करना ही होगा, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्ट ही दोबारा पूछ लिया जाता है। तो देखिए चलते हैं हम लोग इसे सॉल्व करते हैं। और देखिए क्वेश्चन, बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है? अब यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से बताना है राइट आंसर कौन सा है। तो बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है, आप लोगों को पता होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर है। क्या है आंसर? देखिए, निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है। निमग्न वनस्पति अवायवीय, जहाँ पर वायु नहीं होती है, अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती है और बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है। मीथेन आप लोगों को पता होगा कि बहुत हानिकारक होती है, तो बड़ी मात्रा में मीथेन उत्पन्न करती है, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है हम लोगों का कि बड़े बांधों के निर्माण से वनस्पति कैसे प्रभावित होती है। तो निमग्न वनस्पति अवायवीय परिस्थितियों में सड़ जाती हैं और बड़ी मात्रा में ये मीथेन गैस उत्पन्न करती हैं, जो एक ग्रीन हाउस गैस भी है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 है। अब देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया है कि नीति का फुल फॉर्म क्या है। ऐसे सिंपल क्वेश्चन भी आ जाते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा है डाट का संक्षिप्त नाम नीति है। अब यहाँ पर ऑप्शन दिया गया है, इसमें बताया गया है। तो देखिए इनडायरेक्टली पूछा जा रहा है क्या नीति का फुल फॉर्म क्या है। तो ये तो सिंपल है, आप लोगों को पता ही होगा कि नेशनल इंस्टीट्यूशन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राइट आंसर क्या है इसका हम लोगों का? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग
इंडिया। राइट आंसर ऑप्शन ए है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। तो नीति का फुल फॉर्म क्या हो गया? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफार्मिंग इंडिया। ये सिंपल सिंपल क्वेश्चन है, ये तो आप लोगों को रट ही लेना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन, जीएनपी का पूर्ण रूप पूछ लिया गया, यानी कि जीएनपी का फुल फॉर्म क्या हो गया। दो क्वेश्चन तो ऐसे सिंपल आए थे। जीएनपी का फुल फॉर्म क्या होगा? तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन 4 क्या है? ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 हिस्ट्री से आया है। क्वेश्चन क्या है देखिए, क्वेश्चन कह रहा है गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में भारत में शासन किया था। तो अब देखिए सन पूछ लिया गया है कि कब से कब तक गयासुद्दीन बलबन का शासनकाल था। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? आप लोगों को पता ही होगा कि 1266 से 1287 तक इनका शासनकाल था। कब से कब तक? 1266 से 1287। तो गयासुद्दीन बलबन ने निम्नलिखित में से किस काल में शासन किया? तो 1266 से 1287। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी क्या कहलाते हैं? रनर, एक्टिव चेसर, चेसर या ब्लॉकर्स। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? चेसर। राइट आंसर क्या है? चेसर। वर्गों में बैठे हुए खो खो खिलाड़ी को क्या कहते हैं? चेसर। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है देखिए, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर, जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला? कमला देवी चट्टोपाध्याय, श्याम सरन, करण सिंह, नरेंद्र नाथ वोहरा। तो जून 2022 में इंडिया इंटरनेशनल सेंटर यानी कि आईआईसी के नए अध्यक्ष के रूप में पदभार किसने संभाला है? तो श्याम सरन ने। राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सेकंड, श्याम सरन। क्वेश्चन नंबर 7 हम लोगों का क्या है देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित में से कौन मोहिनी अट्टम से संबंधित हैं? आप लोगों ने इसे प्रैक्टिस सेट सेकंड या थर्ड में भी देखा होगा ये नाम, कनक रेले। राइट आंसर क्या होगा? हो जाएगा कनक रेले। कनक रेले किस क्लासिकल डांस से संबंधित है? मोहिनी अट्टम। और मोहिनी अट्टम कथकली मैंने कल ही बताया था कि ये कहाँ के क्लासिकल डांस है? तो केरल के। पूछा जाता है कि किस राज्य के दो क्लासिकल डांस है? तो केरल के। कौन कौन से? मोहिनी अट्टम और कथकली। और मोहिनी अट्टम से कौन संबंधित है? तो कनक रेले। अभी आप लोगों को पता होगा कि प्रसिद्ध तबला वादक जाकिर हुसैन जी की डेथ हो गई है। इस बार उनसे करंट का क्वेश्चन जरूर बनेगा कि या तो यही पूछ लिया जाएगा कि उनकी डेथ कब हुई, या ये पूछ लिया जाएगा कि वो किस वाद्य यंत्र से संबंधित थे। तो आप लोगों को पता होगा कि आप लोगों को पता होगा कि जाकिर हुसैन जी प्रसिद्ध तबला वादक थे। उनसे इस बार क्वेश्चन जरूर बनेगा, उनका नाम जरूर ध्यान रखिएगा आप लोग। यामिनी कृष्णमूर्ति आप लोगों को पता होगा भरतनाट्यम क्लासिकल डांस से संबंधित है, और 2024 में ही उनकी भी मृत्यु हुई है, तो वो भी उनसे भी क्वेश्चन बनेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में आयु वर्ग की किन दो श्रेणियों पर विचार किया गया है? तो जो दो आयु वर्ग हैं, दो आयु वर्ग की श्रेणियां हैं खेलो इंडिया से संबंधित है, वो है 17 के नीचे और 21 के नीचे। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 क्या है देखिए, संविधान से क्वेश्चन बना है। और देखिए कल क्वेश्चन बना था, आप लोगों को पता होगा कल के प्रैक्टिस सेट में हम लोगों ने देखा था कि किससे क्वेश्चन आया था? मौलिक अधिकार से आया था ना, कि आर्टिकल 17 यानी कि अस्पृश्यता का अंत किस अनुच्छेद में, अस्पृश्यता के अंत का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया है? तो 17 का लिए क्वेश्चन था। और आज का क्वेश्चन देखिए क्या है, किस राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति, किसी राज्य में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति डाट की सलाह पर की जाती है? तो देखिए यहाँ पर राज्य की बात की गई है, तो राज्य में जो मंत्रिपरिषद बनती है वो किसकी सलाह पर होती है? मुख्यमंत्री की। वैसे आप लोगों को पता होगा कि केंद्र में मंत्रिपरिषद यानी कि जो मंत्री बनते हैं, आप लोगों को पता होगा कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। कौन कौन से? कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। तो इन मंत्रियों की जो नियुक्ति होती है वो प्रधानमंत्री की सलाह पर होती है। प्रधानमंत्री जिस पद पर कहते हैं उस पद पर मंत्री को बिठाया जाता है। तो राज्य की बात करें तो मुख्यमंत्री, केंद्र की बात करें तो प्रधानमंत्री।
और इन मंत्रिपरिषद के मंत्रियों को शपथ कौन ग्रहण करवाते हैं? तो आप लोगों को पता होगा, राष्ट्रपति। देखिए स्टैटिक जीके से क्वेश्चन है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो अब देखिए, कल आप लोगों को पता होगा कि आया था झावेरी बहन। कौन आया था? झावेरी बहनों में आया था कि साहित्य अकादमी पुरस्कार उन्हें किस क्लासिकल डांस में मिला है? तो मणिपुरी मैंने बताया था, और ये भी बताया था कि गुरु विपिन सिंह किस क्लासिकल डांस से संबंधित है, तो मणिपुर। आज ये बहुत ही इंपॉर्टेंट नेम आया है कि केलुचरण महापात्र। क्वेश्चन क्या आया है कि केलुचरण महापात्र किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो केलुचरण महापात्र आप लोगों को पता होगा या नहीं पता होगा तो नोट कर लीजिएगा। ओडिसी किससे संबंधित है? ओडिसी डांस से। ओडिसी क्लासिकल डांस है उड़ीसा का, और केलुचरण महापात्र इससे संबंधित है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या है। क्वेश्चन नंबर 11 क्या है? निम्नलिखित में से कौन सी द्वितीय क्षेत्र गतिविधि है? खनन, उत्खनन, विनिर्माण या वानिकी? कल इकोनॉमिक्स से इसी क्षेत्र से ही क्वेश्चन आया था। आप लोगों को पता होगा, कल के प्रैक्टिस में आप लोगों ने देखा होगा कि पूछा गया था कि देश की आज़ादी के समय देश की कितनी प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी? तो मैंने बताया था आप लोगों को कितना परसेंट? 75%। और उस समय मैंने बताया था, क्या बताया था? मैंने बताया था कि देश की आज़ादी के समय देश की जीडीपी में सर्वाधिक योगदान किस क्षेत्र का था? तो कृषि का। मैंने प्राथमिक क्षेत्र उसे बताया था। यहाँ पर आज आ गया है द्वितीय क्षेत्र। द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत क्या आते हैं? तो जो प्राथमिक क्षेत्र के द्वारा निर्माण किए जाते हैं उसे और आगे बढ़ाने का काम कौन करता है? द्वितीय क्षेत्र, यानी कि उसका काम क्या होता है? विनिर्माण करने का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3 विनिर्माण। खनन, उत्खनन, ये वानिकी, ये सब किसका काम होता है? प्राथमिक क्षेत्र का। और उसे आगे बढ़ाने का उद्योग का काम किसका होता है? द्वितीय क्षेत्र का। और सेवा का क्षेत्र जो होता है वो किस में आता है? टर्सरी सेक्टर, यानी कि तृतीय क्षेत्र में। तो ऐसे प्रैक्टिस सेट भी आप लोग करेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों के यहीं से क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें यानी कि 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया? जितेंद्र सिंह, प्रहलाद जोशी, अर्जुन मुंडा या पीयूष गोयल? तो भारत के निम्नलिखित में से किस केंद्रीय मंत्री ने नवंबर 2022 में जम्मू कश्मीर के कटरा में आयोजित हुए ई गवर्नेंस पर 25वें राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया था? तो जितेंद्र सिंह ने। राइट आंसर क्या होगा? जितेंद्र सिंह ने। अब ये उस समय का करंट का क्वेश्चन था, इस बार करंट का दूसरा क्वेश्चन बन सकता है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या है? सतलुज नदी घाटी में जल विद्युत उत्पादन और सिंचाई के लिए कौन सी परियोजना बनाई गई है? नागार्जुन, हीराकुंड, भाखड़ा नागल या सरदार सरोवर बांध? तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? नागार्जुन, हीराकुंड, भाखड़ा नागल परियोजना या सरदार सरोवर बांध। तो इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। परियोजना से एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है, तो ये आज आप लोगों का होमवर्क है, आप लोग ये बताएंगे कमेंट बॉक्स में। क्वेश्चन देखिए क्या है? निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो देखिए केरल का बहुत प्रसिद्ध त्यौहार है क्या? ओणम। क्या है? ओणम है, ओणम त्यौहार। तो राइट आंसर हम लोगों का क्या हो जाएगा? ओणम। निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार केरल में राजा महाबली की याद में मनाया जाता है? तो जो ओणम त्यौहार है वो किसकी याद में मनाया जाता है? राजा महाबली की याद में। अब यहाँ पर 4 ऑप्शन है, ये चारों देख लीजिए, इंपॉर्टेंट है। केरल, आप लोगों को पता होगा कि केरल का ही विशु है, और पुथंडू कहाँ का है? तमिलनाडु का है। ओणम कहाँ का है? केरल का है। उगादी कहाँ का है? तो आंध्र प्रदेश का। ये चारों ही मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछे जाते हैं अलग अलग एग्जामों में। केरल, पुथंडू तमिलनाडु का है, विशु और ओणम कहाँ का है? केरल का है। और उगादी कहाँ का है? आंध्र प्रदेश का। ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब देखिए क्वेश्चन क्या है? असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी के डाट में शुरू हुआ था। तो असहयोग खिलाफत यानी खिलाफत आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? असहयोग खिलाफत आंदोलन जनवरी के किस सन में स्टार्ट हुए थे? तो 1921। किस में? 1921 में।
राइट आंसर हो जाएगा हम लोगों का ऑप्शन सेकंड। अब देखिए संविधान से 2 क्वेश्चन इसमें भी पूछ लिए गए और कल आप लोगों ने देखा होगा कि संविधान से 3 क्वेश्चन पूछे गए थे। तो 2-3 ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं संविधान से और क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। इसे आप लोग प्रैक्टिस सेट से ही आप लोगों का ये तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन क्या है देखिए, मूल अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है? मूल अधिकारों को आप लोगों को पता होगा कहाँ से लिया गया है, यूएसए से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है? यूएसए से, संयुक्त राज्य यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया गया है। और बात करें दक्षिण अफ्रीका से, तो कहाँ से लिया, दक्षिण अफ्रीका से क्या लिया गया है? तो संविधान संशोधन आप लोगों को पता होगा आर्टिकल 368 के तहत भारतीय संविधान में संशोधन किया जाता है और ये प्रावधान दक्षिण अफ्रीका से ही लिया गया है। मूल अधिकार की बात करें तो आप लोगों को पता होगा मूल संविधान में मूल अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स कितने दिए गए थे? 7। लेकिन आर्टिकल 301 के तहत 44वां संविधान संशोधन के तहत 44वां संविधान संशोधन 1978 में हुआ था और उसके तहत संपत्ति का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार था उसे हटा दिया गया। वर्तमान में केवल 6 मौलिक अधिकार दिए गए हैं। तो ध्यान रखिएगा, किसी ऑप्शन में वो भी बताएंगे आप लोगों को कि 6 मौलिक अधिकार वो कौन कौन से हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए 17 क्या है, जब सरकार कानूनी रूप से खाद्य उत्पादकों को विशेष खाद्य पदार्थों या खाद्य पदार्थों के कुछ विशिष्ट श्रेणियों में अतिरिक्त पोषक तत्व मिलाने के लिए बाध्य करती है तो इसे डाट कहा जाता है। तो इसे खाद्य शुद्धिकरण कहा जाता है। ये लैंग्वेज बेस्ड क्वेश्चन है, आप लोग ध्यान से पढ़ेंगे तो इसे वैसे भी आंसर दे सकते हैं। क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 18 देखिए। क्वेश्चन नंबर 18 है कि डॉक्टर किस तकनीकी का प्रयोग कर उनसे हजारों किलोमीटर की दूरी पर बैठे मरीजों का सलाह देने के लिए करते हैं? तो किस तकनीकी का प्रयोग करते हैं? तो टेलीमेडिसिन का। किसका? टेलीमेडिसिन का। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। कुछ क्वेश्चन ऐसे लैंग्वेज बेस्ड होते हैं, आप लोग वैसे भी ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो उसका आंसर वैसे भी दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, निम्नलिखित में से किसने सितंबर 2022 में भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी? भारत छोड़ो यात्रा की शुरुआत किसने की थी? तो राहुल गांधी ने की थी। किसने? राहुल गांधी ने की थी। और लास्ट क्वेश्चन आज का देखिए 20 नंबर क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, तत्कालीन कृषि मंत्री यानी कि उस समय के जब क्वेश्चन आया था उस समय के तत्कालीन कृषि मंत्री डाट ने हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने वाले एक प्रमुख व्यक्ति बने। तो MS स्वामीनाथन नाम देखकर आप लोग उसे आंसर मत तुरंत कर दीजिएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी सुब्रमण्यम के। कौन? सी सुब्रमण्यम। कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन 3 सी सुब्रमण्यम। MS स्वामीनाथन आप लोग जानते होंगे कि भारत में हरित क्रांति के जनक किसे कहा जाता है? तो MS स्वामीनाथन को ही कहा जाता है। लेकिन तत्कालीन कृषि मंत्री सी सुब्रमण्यम ने हरित क्रांति के तहत भारत में नई कृषि प्रौद्योगिकी लाने के लिए इन्हें प्रमुख माना जाता है। तो राइट आंसर ऑप्शन 3 हम लोगों का हो जाएगा।